हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका राजेंद्र कामत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ क्लास 11 केमिस्ट्री से सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आज से इस वीडियो का मैं सीरीज आप लोगों के लेकर आता रहूँगा और ये जो सीरीज होगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप देखें, आज का जो टॉपिक हमारा है जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वह है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है प्यारे बच्चों तो आप मुझसे बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको दे सकूं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि ये जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स है ये एक्चुअली है क्या और इसमें प्रोबेबल डिफरेंस क्या है, ये आज का वीडियो का मेन थीम है। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन में देखें, यहाँ पर सबसे पहले आप स्क्रीन में देखें ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल हम कहते किसको हैं, यहाँ पर देखें डिफिनेशन को पहले ध्यान से पढ़ें बच्चों। एन ऑर्बिटल may be defined as that region of space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum, means 90 to 95% is basically called orbital. Okay, so orbital is the most probable, you can say the most probable place where electron can be found. What is the meaning of this definition? See, this is the bookish language, this is the bookish definition which is given in the book and you can find this definition in each and every book. But I have seen so many students after reading this definition are not able to understand what does एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस डिफिनेशन इज। तो प्यारे बच्चों, इस डिफिनेशन को अगर आपको वास्तव में समझना है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि वास्तव में ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आप ये समझें, सपोज करें कि आपका कोई दोस्त किसी शहर में आया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप रांची का एग्जांपल ले लें, आपका एक दोस्त है वो रांची आया हुआ है और यहाँ के किसी होटल में ठहरा हुआ है। अब सपोज करो प्यारे बच्चों, आप अपने उस दोस्त को ढूंढना चाहते हो, मिलना चाहते हो, उनसे संपर्क करना चाहते हो, तो आप कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पे कई सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसको जाकर ढूंढ सकते हैं। कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए आपको? सबसे पहली बात कि आपका दोस्त किस होटल में ठहरा हुआ है। सपोज करो आपको होटल का नाम पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, सपोज करो कैपिटल हॉल में वो ठहरा हुआ है, कैपिटल हिल में, सॉरी, वो ठहरा हुआ है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कैपिटल हिल में वो ठहरा हुआ है तो वो किस रूम नंबर पर है, यानी किस फ्लोर और किस रूम नंबर पर है। जब तक इस बात की जानकारी आपको नहीं होगी तो आप सपोज करो कैपिटल हॉल तो पहुंच जाएंगे, उसको ढूंढ लेंगे, लेकिन जब आप वहाँ रिसेप्शन पे जाओगे और पूछोगे कि मुझे इस नाम के आदमी से मिलना है तो रिसेप्शनिस्ट शायद परफेक्ट आंसर आपको ना दे पाए। हो सकता है कुछ नाम के कई सारे लोग हों, तो फिर वो आपको कहाँ भेजेंगे, आप उनसे एग्जैक्टली नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि इस नाम के आदमी इस रूम नंबर में ठहरे हुए हैं तो आप सीधे उस रूम नंबर पे चले जाएंगे और जाके उस आदमी से उस रूम में जाकर आप मिल लेंगे। अब इसको कंपेयर करिए ऐसे, सपोज करिए जो एटम है, चूंकि हम लोग एटम की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये जो एटम है सपोज दैट इट इज़ ए बिग होटल। मान लो कि एक बड़ा सा होटल है, पूरे को हम लोग एटम मान लेते हैं। ठीक है, अब उस होटल के अंदर कई सारे फ्लोर्स होंगे, कई सारे फ्लोर्स होंगे। ठीक है, अब उस फ्लोर में भी अब कई सारे रूम्स होंगे प्यारे बच्चों। तो कई सारे रूम होंगे, तो मान लो सपोज करो उसमें 10 फ्लोर्स हैं, हम 9th फ्लोर में चले गए। अब 9th फ्लोर में भी कई सारे कमरे हैं ना, तो उस कौन से कमरे में मेरा दोस्त है, सब कमरा को खुलवा के दो, देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको एग्जैक्टली लोकेट करना है तो हम कैसे लोकेट करें? यहाँ पर तो हमको रूम नंबर पता होना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से अगर पूरे होटल को हम एक एटम मान लें और उसमें जो फ्लोर्स है, ठीक है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग मान लेते हैं ऑर्बिट।
अब हर ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, यानी हर फ्लोर में बहुत सारे कमरे हैं, तो उन कमरों को आप मान लीजिए ऑर्बिटल्स, यानी आपके दोस्त के पाए जाने की जो सबसे अधिक संभावना होगी वह उस पार्टिकुलर रूम के अंदर होगी। तो ठीक इसी तरह से किसी एटम के अंदर जाएंगे तो एटम में एग्जैक्टली अगर लोकेट करना हो कि इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ, उसके पाए जाने की संभावना 90 से 95% तक कहाँ होगी, तो ये वो जगह होगा ऑर्बिटल। ठीक है, मैंने 90 से 95% कहा, 5% की चांसेस यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको ना मिले, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूविंग कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो मे भी 5% चांसेस हो सकता है कि वहाँ पे ना मिले एग्जैक्टली जहाँ पर हम गेस कर रहे हैं, लेकिन 95% ये चांस होगा कि वो एटम आपको वहाँ पर मिल जाएगा, सॉरी वो इलेक्ट्रॉन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आप लोगों ने इस डिफिनेशन को देख लिया। अब इस डिफिनेशन को अगर हम लोग को रियली में ठीक से समझ लेना है तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम लोग को समझना होगा प्यारे बच्चों। तो हम लोग इसको इस तरह से समझते हैं। आप देखिए यहां पर सपोज करें यहां पर इसका जो ये इनर मोस्ट पार्ट है, और इसका ये पार्ट, प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको समझना क्या है, आप ये समझें। ये जो पार्ट हमने यहाँ पर लिया है ना, ये पार्ट, इसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और सपोज करें कि ये आपका ऑर्बिट है। ठीक है, इसको ऑर्बिट मान लें, इसको बोर्स ऑर्बिट भी कह सकते हैं, बोर्स ऑर्बिट। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो क्लाउड आपको दिख रहा है, ये जो क्लाउड दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये क्लाउड, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हम एक पार्टिकुलर जगह को यहाँ पर ऑर्बिटल नहीं बोल रहे हैं, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे करके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्लाउड आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है, सो आप यहाँ पर ये कह सकते हो दिस इज द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर बेसिकली फाउंड इन द ऑर्बिटल्स, एंड दिस क्लाउड may have different types of orbitals here. Okay, so by this figure you can imagine how electrons are found inside an atom. Okay, this is the orbit. Actually Bohr says that electrons are revolving around the nucleus on a certain path. Okay, that certain path is termed as orbit, but orbital's concept is quite different than orbit. Okay, so you can see this is the structure of an orbit. Now there is one question. I don't think this is sufficient to explain what is orbit and orbital. We have to know exact differences among these two things, then only you will be able to understand the further concept like the quantum numbers, like the rules for writing electronic configuration, rules for filling the electrons in different orbitals according to their energy level. These are the most important things. If you will understand only if you are able to understand the concept of orbit and orbitals. Okay, so तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बेसिकली ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये मैं आपको बताऊं। देखिए, अगर आपको केवल अगर ऑर्बिटल्स बताने हो तो ऑर्बिटल्स के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बताना होगा, लेकिन सपोज दैट केवल ऑर्बिट बताना है तो फिर हम यहाँ पर जो है वो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हम हैं केवल ये चीज़ यहाँ पर भरेंगे। अगर केवल इसकी बात करूँ मैं, ठीक है, अगर इसकी बात करूँ मैं केवल, तो इसको हम लोग केवल ऑर्बिट कहेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में एक्चुअली डिफरेंस क्या है
इसको हमको समझना है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ऑर्बिट और यहाँ ले लेते हैं ऑर्बिटल्स। ये हमारा ऑर्बिट है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे ऑर्बिटल्स है। अब सबसे पहला चीज़ जो हमको ये समझना है कि अगर हम देखें तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझें प्यारे बच्चों कि ये जो ऑर्बिट है इट इज अ वेल डिफाइंड शेप। ठीक है, यानी ऑर्बिट की बात करें तो ये एक वेल डिफाइंड शेप है। ठीक है, ये एक वेल डिफाइंड शेप है, बट it is a sphere where probability of finding electron is maximum। यानी अभी आप इसको ऑर्बिटल्स को एक पार्टिकुलर शेप का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके शेप्स डिफरेंट होते हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स, इसके शेप अलग अलग हो सकते हैं। तो एक वेल डिफाइंड शेप हम यहाँ पर भी नहीं फिलहाल नहीं कह सकते, पर जो ऑर्बिट है हम कह सकते हैं जनरली हम इसको एक राउंड शेप की तरह इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा बच्चों, तो जिसको हम लोग के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल इस तरह से डिफाइन करते हैं, एक वेल डिफाइंड शेप में दिखला देते हैं, बट इसको एक वेल डिफाइंड शेप में अभी हम लोग फिलहाल नहीं दिखाएंगे। तो ये इसका पहला डिफरेंस है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके दूसरे डिफरेंस की हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, अब इसका अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो फिर it is in planar motion। और अगर इसकी हम लोग बात करें, it is in three dimensional मोशन। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग ऑर्बिट की बात करें तो ये एक प्लानर मोशन है। ठीक है, और ये एक 3 डायमेंशनल मोशन है। अभी देखिए प्लानर मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है। अगर हम बात करें प्लानर मोशन की तो ये सिर्फ 2 एक्सिस को रिलेट करेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये मूवमेंट कर रहा है, अगर मोशन में आ रहा है, जैसे भी आ रहा हो, केवल एक्स और वाई एक्सिस को रिलेट कर रहा है, मतलब ये एक प्लानर मोशन है। ठीक है बच्चों, लेकिन 3 डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ 3 डायमेंशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो 3 डायमेंशन जो है यहाँ पर हम यहाँ पर एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस को कोई पॉइंट जो है वो जब रिलेट करना स्टार्ट करेगा, यानी अगर इसके पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऑल, तो हम लोग कहेंगे कि ये 3 डायमेंशनल मोशन में है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ऑर्बिटल्स है ये 3 डायमेंशनल मोशन को शो करेगा, लेकिन आपका ये जो ऑर्बिट है ये प्लानर मोशन को शो करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा इसका सेकंड डिफरेंस है। नाउ हम अभी बात करेंगे इसके थर्ड डिफरेंस की। सी अगर हम यहाँ पर ऑर्बिट की बात करें तो
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्ड बाय एन ऑर्बिट is 2n square. 2n square. Okay. Now what is n here? N may be 1, 2, 3, 4 like that. यानी एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसको अगर हमको जानना है प्यारे बच्चों, तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। सपोज करें कि हम कहते हैं फर्स्ट सेल, या आप इसको के सेल कहें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप यहाँ पे 2 इंटू एन की जगह 1 बैठा दें, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी हमारा जो के सेल है, के ऑर्बिट है, जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट भी कहेंगे, तो इसमें आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सपोज करें एल यानी सेकेंड सेल की बात करें, तो 2 इंटू एन यानी 2 लेंगे इस बार, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 यानी ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग एम सेल की बात करें यानी थर्ड सेल की, तो ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 9 यानी 18 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये डिसाइड करेगा कि किस ऑर्बिट के अंदर कितने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की, अगर हम अब ऑर्बिटल्स की बात करें, तो ऑर्बिटल में प्यारे बच्चों an orbital can have only 2 electrons। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट है तो 2, सेकेंड ऑर्बिट है तो 8, थर्ड ऑर्बिट है तो 18, इस तरह से। लेकिन इसमें ऑर्बिटल की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। नाउ हम लोग मूव करते हैं फोर्थ डिफरेंस की ओर। Fourth difference, it is non-directional। ऑर्बिट में जो मोशन होता है ये नॉन डायरेक्शनल है, सो इट कैन नॉट डिसाइड शेप of an atom or molecule। चूंकि ये एक नॉन डायरेक्शनल है प्यारे बच्चों, ये डायरेक्शन इसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल के या एटम के शेप को डिफाइन नहीं कर सकता, डिसाइड नहीं कर सकता है कि इसका सेल का जो शेप होगा वो कैसा होगा। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल की बात करें, इट इज डायरेक्शनल, हेंस कैन डिसाइड शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। चूंकि जो ऑर्बिटल्स का मोशन होता है ये डायरेक्शनल है, ठीक है, तो डायरेक्शनल होने की वजह से ये किसी भी मॉलिक्यूल का शेप को डिसाइड कर पाएगा। ठीक है, बेसिकली आप देखेंगे अभी हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि इस तरह के जो सिचुएशंस हैं वो स्पेशली हमको देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अभी पढ़ेंगे एस ऑर्बिटल्स के बारे में, एस ऑर्बिटल, तो देखेंगे कि ये स्फेरिकल होता है, ये स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेरिकल। ठीक है,
इसी तरह से अगर हम लोग p ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, तो ये आपको डम्बल शेप मिलेगा इस तरह से, या फिर इस तरह से शेप मिलेगा, डम्बल शेप होता है। तो ये जो डम्बल शेप हो रहे हैं या स्फेरिकल मिल रहा है, सिमेट्रिकल स्फेरिकल, तो ये शेप जो है वो ऑर्बिटल्स का हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इस ऑर्बिट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये इसका फोर्थ डिफरेंस हो गया। नाउ हम लोग मूव करते हैं फिर डिफरेंस की ओर। फिफ्थ डिफरेंस में मैंने कहा इट इज सर्कुलर इन शेप। जनरली जो ऑर्बिट होंगे प्यारे बच्चों ये सर्कुलर होंगे शेप में, ठीक है, इस तरह से होंगे। लेकिन जो ऑर्बिटल्स हैं इट में बी स्फेरिकल, डम्बल्ड और डबल डम्बल्ड। शेप्ड, ठीक है। यानी जितने भी ऑर्बिट्स होंगे, जो सेल जिसको हम लोग कह रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सर्कुलर होंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑर्बिटल्स हैं ये इट में भी स्फेरिकल, डम्बल्ड और डबल डम्बल्ड, ये तीनों शेप के हो सकते हैं। और इसका जो लास्ट डिफरेंस है प्यारे बच्चों, सिक्स्थ डिफरेंस आप इसको ले लें। It is against of Hens-Box principle। यानी हेंस-बर्ग के प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता है। हेंस-बर्ग का जो प्रिंसिपल है इसका अगेंस्ट होता है, ये फॉलो नहीं करता उसको, उस रूल को, बट इट follows Hens-Box प्रिंसिपल, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी जो ऑर्बिट होंगे ये हेंस-बर्ग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, उसके अगेंस्ट होते हैं, जबकि ऑर्बिटल जो है ये हेंस-बर्ग के जो प्रिंसिपल है इसको फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये जो ऑर्बिट्स हैं और ऑर्बिटल्स हैं इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो मोटा मोटी हम लोग एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में अगर हम लोग इस बात को समझें तो ऑर्बिट जो है ये एक सर्टेन पाथ है एटम के चारों तरफ, जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि उस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। और ऑर्बिटल जो है वो ऑर्बिटल्स एक्चुअली आर द पार्ट ऑफ ऑर्बिट वेयर द पॉसिबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। Okay, so in suppose that if you will look inside of an atom, then only you can reach at the level of orbit. But if you will zoom it out and see from outside, then you can see the orbit. तो अगर बाहर से देखेंगे तो आपको ऑर्बिट दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप इसको जूम करके इसके अंदर चले जाएं तो फिर आपको जाके वहाँ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो भी बातें समझाई हैं आपको समझ में आया होगा। और अब मैं इसके अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। ये जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हैं क्वांटम नंबर्स और ऑल अदर रूल्स विच आर वेरी वेरी इसेंशियल फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर भी करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।